सेचुरेशन है सेल का वो ग्रेटर देन 98%, लगभग 98% SpO2 होना चाहिए नॉर्मल। तो 5 लीटर जब ब्लड आता है, ब्लड में ही ऑक्सीजन बह के आता है, तो 5 लीटर जब ब्लड आता है तब SpO2 98% आपको मिलता है। दूसरी चीज, जब SpO2 98% नॉर्मली मिलता रहता है सेल्स को, नॉर्मली सेल्स को मिलता रहता है, तो कोई भी फीडबैक मैसेज नर्वस सिस्टम को नहीं जाता है ऐसा कि वहां कुछ मिल नहीं रहा है। आते हैं यहाँ पॉइंट पे कि खराबियां क्या क्या हो सकती हैं। अगर ये जो 70 ml ब्लड भेजा गया है ऑक्सीजनेट करके, वो यहाँ भेजा जाए, और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो यहाँ कितना जाना चाहिए 70 ml। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो जरूरी क्या है कि ये वॉल्व क्लोज हो जाए और खुले कौन सा, ऑर्टिक वॉल्व। अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो इस 70 में से कुछ ना कुछ पार्ट यहां चला जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 15 ml जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो 15 ml इधर चला है 70 ml से कट के, तो इधर कितना आया 55 ml। इधर कितना आया। अब ये कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना ओपन रह गया है। जितना ज्यादा ओपन रहेगा उतना ज्यादा पंप हो जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ सिस्टम में ब्लड पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। यहाँ 80 mmHg ऑलरेडी पहले से है, उसके खिलाफ 120 mmHg पंप करता है। यहाँ उतना प्रेशर नहीं बनाना पड़ता है, तो ब्लड इजिली इस साइड डंप हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कितना ओपन है। ज्यादा ओपन होगा ज्यादा रिगरस्टेट करेगा, तो ये 15 बढ़कर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, और जितना इधर बढ़ जाएगा उतना इस साइड कम हो जाएगा वॉल्यूम। तो अगर मान लो इधर 20 ml चला गया तो यहाँ 50 ml बचेगा, यहाँ 50 ml बचेगा। अब क्या होगा कि 50 ml प्रति स्ट्रोक आ रहा है, 50 ml प्रति स्ट्रोक मतलब, और अगर रेट हम लोग 70 ही रखें तो 50 इंटू 70 1 मिनट में कितना हुआ 3.5 लीटर। समझ में आ रही बात? तो क्या हुआ, अब आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना हो गया, बराबर 3.5 लीटर कार्डियक आउटपुट। अब 3.5 लीटर अगर कार्डियक आउटपुट होगा तो आपको 5 लीटर की जगह अब कितना मिल रहा है 3.5 लीटर। और जब 5 लीटर प्रति मिनट कार्डियक आउटपुट था तो ब्लड प्रेशर 120 mmHg था। लेकिन अब अगर 3.5 लीटर ही रह जाएगा तो ब्लड प्रेशर 120 mmHg हो पाएगा? क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ब्लड प्रेशर, क्योंकि कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ब्लड प्रेशर घटा हुआ मिलेगा अगर रीगर्जिटेट कर रहा होगा तो ब्लड प्रेशर कम मिलेगा। दूसरी चीज, जब 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट पंप होता है तब SpO2 98% होता है, और अगर 3.5 लीटर ब्लड
प्रति मिनट पंप होने लगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उतने ही आ सकेंगे जितने 5 लीटर में आते थे, कम हो जाएंगे। तो SpO2 कंसंट्रेशन फॉल हो जाएगा। जो मस्कुलर ऑक्सीजन सप्लाई है, इसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, सिस्टमिक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। तो SpO2 जितना ज़्यादा यहाँ से रीगैजिटेट होगा ब्लड, उतना कम यहाँ वॉल्यूम आएगा और उतना ब्लड प्रेशर फॉल होता चला जाएगा और SpO2 फॉल होता चला जाएगा। SpO2 फॉल होता चला जाएगा और उससे सिम्टम क्या आएंगे? ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाले सारे सिम्टम आएंगे। सबसे पहले ब्रेन के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, फिर मसल्स के सिम्टम आएंगे, थकान लगना, क्रैम्पिंग होना, काम ना कर पाना, काम करते ही ज़्यादा थकान लगना, सांस फूलना, ये सारे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं है। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो ब्लड का बहाव ठीक से नहीं हो पाएगा। और अब क्या हो रहा है? तो एक तो ये हो गया, तो ब्लड प्रेशर फॉल मिलेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेस मिलेगा। दूसरा, सोचो कि ये आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है, ये वो रेडियल आर्टरी है जिस पे आप पल्स देखते हैं। ये वो रेडियल आर्टरी है जिस पे आप पल्स देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। और पल्स में आप क्या देखते हैं? जब आपको पल्स देखना होता है और पल्स पे आप फिंगर रखते हैं अपनी, तो आप क्या देख रहे होते हैं उस समय? क्या फील कर रहे होते हैं? कौन बताएगा? ओके, रिदम हो गया। रिदम मतलब रिदम हो गया, और रेट हो गया, रिथम हो गया, और वॉल्यूम। वॉल्यूम एक तो आप रेट देखते हैं जब यहाँ आप फिंगर रखते हैं इस आर्टरी पे, जैसे आपने इस आर्टरी पे फिंगर रखा, अब जितनी बार यहाँ वेंट्रिकल पंप होगा उतनी बार इसमें भी झटके आएंगे। वेंट्रिकल का जो पंप होने का झटका है वो ब्लड का फ्लो आएगा और उतनी बार यहाँ फ्लो आएगा। तो अगर वेंट्रिकल यहाँ जैसे ही पंप होगा यहाँ भी झटके आएंगे, तो इसके पंप का झटका यहाँ फील होगा। तो जितनी बार पंप होगा उतनी बार यहाँ झटके आएंगे, मतलब यहाँ पल्सेशन आएगा फ्लूइड का, क्योंकि ये फ्लूइड अपना पूरा बहुत ज़्यादा गति से इसमें डाल देता है। तो ये फ्लूइड बहता हुआ जब आता है यहाँ तक, तो ये बहाव आपकी फिंगर पे फील होता है। तो जब इसका फ्लो आपकी फिंगर पे पहुँचता है तब आपको लगता है कि एक बीट आया। आपकी फिंगर के नीचे से जब ब्लड गुजर जाता है तब आपको फील होता है कि एक बीट आ गया, और ये तब गुजरता है जब यहाँ से एक बीट होता है। तो अगर 1 मिनट में आपको 60 बार यहाँ फ्लो फील हुआ, मतलब आपको लगता है वो जो जंप आप फील करते हैं वो क्या है? वो ब्लड का फ्लो है आर्टरी में, और वो तब फ्लो क्रिएट होता है जब यहाँ से ब्लड ढकेला जाता है, पुश किया जाता है। तो एक तो रेट हो गया, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल इतनी बार पंप हुआ। फिर रिदम हुआ। रिदम मतलब सही गति से, बीच में रुका नहीं है, या जो उसका एक सिक्वल है, सीक्वेंस है, वो नहीं टूटा है कि बीच में रुक कर और फिर शुरू हुआ। तो एक रिदम आप देखते हैं, क्या फ्लो सही समय के इंटरवल से आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो रिदम है। अच्छा, मान लो 2 चीजें देख ली जाए, रेट और रिदम, दोनों ठीक हो, तो और कोई खराबी नहीं हो सकती जो आपको पल्स में फील हो पाए। जैसे मान लो कि किसी को आपने फील किया कि उसकी पल्स रेट है 70, और तो ये हो गया रेट। फिर रिदम भी बीच में कहीं भी सीक्वेंस सब कुछ ठीक है, कहीं इंटरवल ठीक है, कहीं भी रुका नहीं है, ये हो गया रिदम।
अब आप जब पल्स देखते हैं, कभी कभी अगर कभी देखा होगा तो आप देखेंगे कि किसी किसी में आपको इजीली पल्स मिल जाती है। आपको लगेगा कि कितनी कितनी पावरफुल पल्स है। आपके फिंगर पे प्रेशर पल्स खुद मारना शुरू कर देती है, अगर फील करेंगे तो जंपिंग पल्स है, ऐसे फील होगा। और किसी किसी में आप खोजते रह जाते हैं, पल्स ही नहीं मिलती है। ऐसा कभी हुआ है? ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है। अब दो केस, एक तो जिसकी जंपिंग पल्स थी, बिल्कुल पावरफुल पल्स है, आपने फिंगर रखा तुरंत मिल गया इजीली। दूसरा पेशेंट वो जिसमें नहीं मिल रहा है, या आपको थोड़ा खोजना पड़ा पल्स खोजने में, या आपको मिल जाती है और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही स्लो पल्स चल रही है, वो जो जंपिंग वाली फीलिंग थी वो मिल ही नहीं रही है। दोनों केसेस में रेट 70 हो और रिदम भी ठीक हो। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी पल्स वीक है, नहीं मिल रही है, उसका रेट कम होगा। या ऐसा होता है, मान लो किसी को आपने बड़ी मेहनत से पल्स खोजी है, तो क्या उसका रेट कम होगा? जरूरी है? कभी कभी बड़ा होता है, या रिदम भी उसका खराब हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो रेट और रिदम दोनों ठीक है, लेकिन खराबी क्या है? मिलता क्यों नहीं है जल्दी उसमें, और दूसरे में इजीली मिल जाता है। अब ध्यान से सुनो, जहां आपने फिंगर रखी है इस पाइप पे, इसमें अगर 70 ml ब्लड बहे और इसका डायमीटर उतना ही रहे जितना नॉर्मली होता है, जैसे डायमीटर भी ध्यान रखना है, जैसे इसका डायमीटर हम लोग माने ये है, और ये एक टाइप का पाइप है, ये। अब इसमें आप जब 70 ml ब्लड डालते हैं, ये पाइप है, इसमें जब आप 70 ml ब्लड डालते हैं तो होता क्या है कि ब्लड अपने फ्लो से बहता हुआ ऐसा ब्लड बहता है, ब्लड ऐसे बहता हुआ आता है, और जब आपकी फिंगर के नीचे से गुजरता है तो जो इसका जंपिंग स्टाइल है ये आपकी फिंगर पे लगता है, और आपको फील होता है कि ये पल्स है। और ये इस बात की निशानी है कि यहां से पंप हो रहा है। अब एक ही स्ट्रोक में, एक बीट में, अगर इस पाइप में 70 ml ब्लड डाला जाए, इस पाइप में 70 ml ब्लड डाला जाए, यहां से 70 ml ब्लड भेजा जाए, तो 70 ml का जो जंप है वो कुछ इतना है, कुछ इतना है। लेकिन सोचो कि इसी पाइप में, इसी डायमीटर पे, जो इसका एक डायमीटर है, आर्टीरियल डायमीटर है, इसी पाइप में, इसी डायमीटर पे अगर 3 लीटर ब्लड भेजा जाए, तो क्या इसका जो उछाल है ब्लड का, ये इतना ऊंचा हो पाएगा? क्या लगता है? जो इसका जो फ्लूइड का जंपिंग है, आप जानते हैं कि जब ज्यादा फ्लूइड होता है तो उसके पास ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा पावर होता है। कम फ्लूइड होता है तो उसके पास कम प्रेशर होगा, कम पावर होगा। तो सेम पेशेंट, आप यही फिंगर रखें और 70 ml ब्लड जब आएगा तब वो ज़्यादा स्पीड से आएगा, ज़्यादा तेज जंप करता हुआ आएगा, तो आपको पल्स तुरंत मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ऊंचा ऊंचा जंप हो रहा है, और जितना ऊंचा जंप होगा उतने आसानी से पल्स मिल जाएगा। अब कोई पल्स है वो यहां तक जंप कर रही है, दूसरे की पल्स बस यहीं तक जंप कर रही है, तो आपको
आपकी फिंगर से पल्स की दूरी यहां तक की बढ़ गई तो वो इजीली मिलेगा ही नहीं आपको। और जितना कम जंप होगा उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा खोजने में। समझ में आ रही बात? जैसे नॉर्मली 70 ml ब्लड आता था, 5 लीटर ब्लड था इसमें, लेकिन सडन इसको सीवियर डायरिया और वोमिटिंग हुआ और रात भर इसको डायरिया और वोमिटिंग हुआ, तो इसमें से बहुत सारा फ्लूइड निकल गया, दूसरा सोडियम भी निकल गया। तो यहाँ एक तो मसल के पास अब कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं बचा है, तो अगर यहाँ से ही प्रेशर नहीं दिया जाएगा, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट होता है वही नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ ब्लड पे भी प्रेशर आएगा नहीं, इस पे ब्लड पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। और अगर ब्लड पे प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो जो इसका फ्लो है वो नहीं बनेगा। तो अगर फ्लो नहीं बनेगा तो ये आपकी फिंगर पे फील भी नहीं होगा। दूसरी चीज, वॉमिटिंग और डायरिया में बहुत सारा फ्लूइड निकल गया, तो 5 लीटर की जगह अब हो सकता है 3 लीटर 2.5 लीटर ही बचा हो, तो उतना ही फ्लूइड अब बचा है। अब सुबह अगर इसका आप पल्स देखोगे तो पल्स स्ट्रांग मिलेगी या वीक मिलेगी? पल्स वीक मिलेगी। वो बात अलग है कि रेट बढ़ा हो। पल्स का, इसको कहते हैं वॉल्यूम, जो हम जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। स्ट्रांग वॉल्यूम, वीक वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको फील हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज फिंगर्स पे हमारे प्रेशर आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्ट्रांग वॉल्यूम। और अगर आपको फील होता है कि पता ही नहीं चल रहा है या बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है कि कुछ अंदर चल रहा है, तो वीक। और बिल्कुल ही बहुत खोजना पड़ता है तो वेरी वीक। और एक शब्द आता है थ्रेडी पल्स। थ्रेड मतलब धागा, थ्रेडी पल्स मतलब आपको लगता है, आपकी फिंगर पे बस फील होता है कि यहां से कुछ गुजर रहा है, ब्लड जा रहा है, हल्का हल्का आपकी फिंगर पे लगता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेडी पल्स, कि धागे जैसा ब्लड बह रहा है लेकिन कोई भी प्रेशर फिंगर पे नहीं है। अब ये पल्स के बारे में डिस्कशन हो क्यों रहा है इतना ज्यादा? क्या लगता है, इस रिगर्जिटेशन केस में पल्स स्ट्रांग होनी चाहिए कि वीक? पल्स क्या होनी चाहिए? वीक होनी चाहिए। वीक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फ्लूइड कम हो जा रहा है, क्योंकि फ्लूइड कम हो जा रहा है। तो आपको रिगर्जिटेशन केस में क्या मिलेगा? वीक पल्स मिलेगी, लो वॉल्यूम पल्स मिलेगा। अच्छा, ये जो पल्स है क्या ये सही हो सकता है? वॉल्यूम आपकी फिंगर पे सही आ सकता है इतने ही वॉल्यूम पे? अगर 3.5 लीटर हम माने कि 3.5 लीटर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि 3.5 लीटर पे ही वैसी फीलिंग आ सकती है जैसे 70 ml पे आती है? क्या किया जाए बताओ? कार्डियक आउटपुट बढ़ाया तो, लेकिन मैंने कहा कि 3.5 लीटर ही आए, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना नहीं है। बीपी कैसे बढ़ाओगे? सही कह रहे हो, देखो सही कह रहे हो। अगर हम 3.5 लीटर ही ब्लड हो और हमारा जो डायमीटर क्या था वीक वाला यहाँ तक है, जो वीक वाला डायमीटर हम लोग का है वो यहाँ तक है, अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ दें जिनकी वजह से हमारी आर्टीरियल वॉल यहाँ तक आ जाए, इस डायमीटर तक, जहाँ तक ब्लड उछल पा रहा है 3.5 लीटर पे, अगर यहाँ तक आ जाए, अब बताओ अगर यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ फिंगर रखोगे तो फील होगा पल्स? तो मिल जाएगा।
ऐसी ड्रग्स यूज होती हैं। आर्टीरियलोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग्स, जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है तब यूज कराते हैं आर्टीरियलोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। इसको कहा जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो। लेकिन फिलहाल हम लोगों को रिगर्जिटेशन में क्या मिलता है? वीक पल्स, लो वॉल्यूम पल्स। और क्या मिल सकता है? अब आते हैं यहां। अब है क्या कि अगर 70 ml से रेगुलर यहाँ रीगर्ज हो रहा है, 70 ml फ्लूइड से बार बार रीगर्जिटेट हो जा रहा है, तो और यहाँ से पंप भी ना हो पाए, अगर रीगर्ज हो जाएगा, और दूसरी चीज जब ये वॉल्व शट ऑफ नहीं होंगे तो वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और अगर कनेक्टिविटी रहेगी इसका मतलब क्या है कि रेडियस बड़ा हो रहा है, और रेडियस अगर बड़ा होगा तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, जो इसके अंदर का प्रेशर है, ये कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? जब पंपिंग प्रेशर है 120 mmHg का, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होगा कि वीक? प्रेशर कम हो जाएगा। अगर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ एक